जेल क्लास 12 बेटा आज रिवीजन में सेकंड डे में बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पहले हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ गए थे, ठीक है। दूसरा में पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे। एक तो फ्रिक्शन से हमने किया था किसी बॉडी को चार्ज, दूसरा में किया था कंडक्शन से, और तीसरा में किया था इंडक्शन से। मैं थोड़ा सा और रिवाइज कर रहा था जल्दी से। फ्रिक्शन से भी कोई बॉडी चार्ज कर रहे थे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था बट पोलैरिटी डिफरेंट, पहला पॉइंट। दूसरा था बेटा यदि हम इंडक्शन से चार्ज कर रहे थे तो अपोजिट काइंड ऑफ बॉडी चार्ज हो रही थी, ठीक है ना। यदि हम कंडक्शन से चार्ज कर रहे थे तो सेम काइंड बॉडी चार्ज हो रही थी। यहां तक आपने समझ लिया था उसको डिटेल में, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है ना। बेटा पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है, यदि मैं बात करूं फर्स्ट प्रॉपर्टी की तो एडिटिविटी क्या कहती है कि यदि कोई मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, एक बॉडी है, ये पूरी बात है, मेरे पास एक पूरी इंटायर बॉडी है, यहाँ पर मेरे पास 3q चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास -2q चार्ज है, -2q चार्ज है यहाँ पर, और बेटा यहाँ पर मेरे पास 8q चार्ज है। तो पूरी इंटायर बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज पूरी बॉडी पर हुआ 3q प्लस 8q प्लस ब्रैकेट में -2q। यानी क्या करना है, हमें अलजेब्रिक सम करना है। मैं दोबारा बताता हूं इसको, ठीक है ना। यानी कि पूरी बॉडी टोटल चार्ज कितना हुआ 3q प्लस 8q प्लस ब्रैकेट में -2q। ये टोटल चार्ज हुआ किसी बॉडी पर, यानी क्या हुआ अलजेब्रिक सम हुआ टोटल चार्ज ऑफ बॉडी पर। यदि इसको हम ऐड करेंगे तो कितना पा रहे हैं हम लोग 11q - 2q 9q चार्ज। यानी कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ 9q चार्ज हुआ इस टोटल बॉडी पर, इतने q। डन समझ में आ गई थी कहानी बेटा। तो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी आ गई एडिटिविटी चार्ज। दूसरा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन में क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में बेटा चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है, ना क्रिएट किया सकता है ना डिस्ट्रॉय किया सकता है, एक से दूसरे पर ट्रांसफर किया सकता है, जैसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा तुम्हारा है और वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है टोटल चार्ज, यानी कि Q = Ne, और N की वैल्यू कितनी हो सकती है +-1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम बात करें सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कितनी हो गई सर 1 कूलम के बराबर, सर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो गई, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। डन। यानी कि आपने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गई। सब तीनों प्रॉपर्टी हमारे समझ में आ गई। पहली है कंजर्वेशन, दूसरी है क्वांटाइजेशन, और तीसरी है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा, इससे कभी भी क्वेश्चन आता है कभी कि एक आपके पास दो बॉडी है, मैं बताता हूं था कि दो बॉडी है आपके पास, एक ए बॉडी है और दूसरी बी बॉडी है, ठीक है ना। ए बॉडी और बी बॉडी पर चार्ज लिखा हुआ है, इस पर 5q चार्ज है और इस पर 2q चार्ज है, ठीक है ना। क्या करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, उसमें लिखा होता है कोई अनचार्ज बॉडी -2q चार्ज है, कोई अनचार्ज बॉडी सबसे पहले ए से कनेक्ट कर दी गई। पहला स्टेप क्या था, ए और सी को कनेक्ट किया गया। देन आफ्टर बेटा उसमें लिखा होता है कि फिर इस सी को बी से कनेक्ट किया गया, और फिर तीसरा स्टेप होता है उसमें क्वेश्चन मिल जाता है देन आफ्टर ए को बी से कनेक्ट कर दिया गया, और लास्ट हो जाता है कि बी पर चार्ज कितना था। कुछ समझ में आ गया होगा, बोर्ड का क्वेश्चन कई बार आ चुका है वाला क्वेश्चन कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि पहले हमने ए को सी से कनेक्ट किया, फिर सी को बी से कनेक्ट किया, फिर ए को बी से कनेक्ट किया और बी में कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले वो कितना ए से पहले सी को कनेक्ट किया गया, तो ए से और सी को कनेक्ट किया गया तो कितना चार्ज आ गया सर, ए पर चार्ज आ गया कितना 2.5 और सी पर चार्ज कितना आ गया 2.5 q। डन बेटा। देन आफ्टर बेटा सी को कनेक्ट किया गया बी से और सी को बी से कनेक्ट कर दिया गया, तो दोनों पर सम चार्ज कितना हुआ 0.5 q चार्ज हुआ, और 0.5 का मतलब 0.25 सी पर चार्ज आ गया और बी पर चार्ज कितना आ गया 0.25 q। अजी समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर बेटा क्या किया गया, ए और बी को कनेक्ट किया गया और ए और बी को कनेक्ट कर दिया गया, तो ए पर चार्ज कितना आ गया सर, दोनों का सम
और जो 1.5 क्यू और इस पर भी कितना हो गया 1.5 क्यू पॉजिटिव। आंसर आपका निकल के आ गया कि बी पर चार्ज कितना होगा, सर बी पर चार्ज कितना होगा 1.5 क्यू आंसर। डन बेटा, समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं जल्दी से दोबारा से समझ आता हूं। सबसे पहले क्या किया, सी को ए से कनेक्ट किया, सर सी को से कनेक्ट किया, 2.5 था हमारा 5 था, आधा बढ़ गया 2.5 दोनों पे आ गया। दोबारा से क्या हुआ, अब सी को बी से कनेक्ट किया तो सी और बी में कितना था, सर इस पर 2.5 पॉजिटिव था, इस पर कितना था 2 नेगेटिव था, तो 0.5 बचा पॉजिटिव का, 0.5 का आधा फिर बढ़ गया, जो 2.5 क्यू और 0.25 क्यू। डन। अब क्या किया, अब दोबारा से बी को ए से कनेक्ट कर दिया गया, तो बी पर चार्ज कितना निकला हमारे पास 0.25 क्यू प्लस, और इस पर चार्ज कितना था हमारे पास 2.5 क्यू और ऑलरेडी था, ठीक है ना। तो सम कितना हुआ, सब मैं कर देता हूं दोबारा से, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही होगी, मैं दोबारा से देख लेता हूं। यहां पर कितना हुआ बेटा 2 प्लस 2.5 प्लस 0.25 अपॉन 2, कितना चार्ज हुआ एक पर, कितना हुआ ए पर, कितना हुआ क्योंकि सर ए पर पड़ेगा था 0.25 और सम कितना करेंगे, सर बी को प्लस किया गया था और बी का चार्ज था 0.25 अपॉन 2। डन। अब इन दोनों को सम किया तो ए और बी का चार्ज कितना हो गया, इसका हो गया 2.75 अपॉन 2, यानी कि बी पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, बी पर जो चार्ज आएगा, बी पर चार्ज आएगा 2.75 अपॉन 2 क्यू, यही आपका आंसर होगा। डन बेटा, ठीक है ना। अब तो ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, टाइप का क्वेश्चन एक और क्या आता है कि कभी-कभी आता है चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, जब हो जाता है तो चार्ज और मास में डिफरेंस ध्यान रखना। चार्ज और मास थोड़ा सा टॉपिक है, चार्ज और मास में कभी देखते हैं क्या दो डिफरेंस हो जाते हैं, तो चार्ज कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। जबकि मास हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। चार्ज क्वांटाइज हो सकता है, चार्ज होगा मतलब क्वांटाइज भी होगा, यानी Q इक्वल टू Ne के फॉर्म में ही होगा, जबकि मास क्वांटाइज हो भी सकता है, ठीक है ना। और दोनों पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है और मास कैन बी चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और किसके फॉर्म से, आइंस्टीन के E इक्वल टू mc² के फॉर्म से, ठीक है ना। तो मास चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, बल्कि मास एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट कंजर्व किया जा सकता था। केवल दो आपको डिफरेंस याद रखना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं कूलम्स लॉ पर, ठीक है ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बेटा, कूलम्स का लॉ क्या था बेटा, कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है और इनको साइंटिस्ट का नाम के नाम पर हमने चार्ज की यूनिट भी कूलम रखी थी, ठीक है ना। तो कूलम्स ने लॉ दिया था कि यदि दो चार्ज, पॉइंट चार्ज, कौन सा चार्ज बेटा, पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे हैं और उनके बीच की दूरी r है, यानी कि एक चार्ज q1 है और दूसरा चार्ज q2 है, कैसे कैसे है सर, पॉइंट चार्ज, ध्यान रखना मैं वर्ड बोल रहा हूं, पॉइंट चार्ज कहां रखे हो, वैक्यूम में रखने हैं, क्यों, तो उन पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड बताया मैंने। यदि मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा इसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन पर ही होगा, यानी कि जो लगने वाला फोर्स होगा कैसा होगा सर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा सर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही काम करेगा। इसलिए हमने कहा था कूलम्स का लॉ, कूलम्स ने एक लॉ दिया था। जब k क्या है, k वास्तविकता में k वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है बेटा, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या कराती है, समझ लेना। परमिटिविटी क्या चीज है बेटा, ध्यान रखना। यदि मैंने दो चार्ज, मैं कहता हूं मेरे पास दो चार्ज हैं, जो दो पॉइंट चार्ज हैं जो कि वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी r फिक्स है। यदि पूरे सिस्टम को उठाकर मैंने पानी में डाल दिया तो दूरी भी उतनी है, चार्ज भी उतना ही है, तो क्या फोर्स सेम होगा, नहीं सर, फोर्स बिकम डिफरेंट। जब फोर्स डिफर हो जाएगा तो फोर्स जो डिफर हो रहा है वो क्यों हो रहा है सर, मीडियम चेंज हुआ इसलिए फोर्स डिफर हुआ। तो बेटा ये एप्सिलॉन नॉट बस यही जाती है कि किसी मीडियम में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ध्यान रखना। बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 न्यूटन के ऊपर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। मैं लिख देता हूं k की वैल्यू हमेशा होती है k इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर ये k की वैल्यू होती है। और बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू
आप पढ़ चुके हो कितनी है 8.85 10⁻12, ठीक है ना, इसी को ध्यान रखिए। नेक्स्ट बेटा परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किसी भी मीडियम में कैसे होता है। दोबारा बताता हूं, डेफिनेशन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। नोड का मतलब फ्री स्पेस है, अगला एप्सिलॉन लगा होगा उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी, और परमिटिविटी क्या बताती है किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं होती कूलम्ब लॉ से, एक कूलम्ब लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और दूसरा Q2, दो चार्ज रखे हुए हैं और उनके बीच की दूरी d है, ठीक है ना। हमें 3F फोर्स चाहिए, दूरी क्या करते हैं, हमें 3F फोर्स करते हैं व्हेन, क्वेश्चन कई बार रिपीट क्वेश्चन है, व्हेन 3F फोर्स इज रिक्वायर्ड, व्हेन 3F फोर्स इज रिक्वायर्ड d कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन होता है कि जब 3F फोर्स रिक्वायर्ड है तो इनके बीच की d कितनी होती है। और इसके साथ में क्वेश्चन और भी आता है कि जब फोर्स F/3 रिक्वायर्ड है तब d कितना होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जब दो चार्ज रखे हुए हैं, किसी दूरी d पर रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी d है। अब यदि हमें यही चार्ज से किसी मीडियम में हमें फोर्स की वैल्यू 3F चाहिए तो d कितना होगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेट करिए, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज कैलकुलेट करिए, समझ में आ गया पहले कर लो, कैलकुलेट आता है नहीं आता तो मैं करूंगा ही, यदि कॉपी पे आता तो करके दिखा दो, वरना तो मैं कर ही रहा हूं बोर्ड पे, नहीं आता वेरी गुड, वरना मैं कर ही रहा हूं। रीजन कर दिया तो कॉपी घुमा के दिखा दो, मैं देखने आ जाऊंगा। कि we need the force equal to 3F, what is the value of d, and we need the force of value of F/3 required, what is the value of d। d की वैल्यू कितनी कर दी जाएगी जब फोर्स कितना हो जाएगा, पहले का 1/3 हो जाए, और d की वैल्यू कितनी कर दी जाएगा, फोर्स पहले का 3 गुना हो जाए। किसी ने कर दिया दिखाओ जल्दी से, वरना मैं घुमा दो कॉपी में, देख लूंगा वहीं आके, दिखाओ बेटा। चलिए समझ में आ गया, कितने पढ़ने वाले होशियार बच्चे हैं आप लोग, सबका सही है, ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा। चलो सबसे पहले पता है कूलम्ब का लॉ कहता है F = K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये तो बेटा इनिशियल है, नंबर 1 मैं लिख देता हूं, इनिशियल, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं फाइनल, तो फाइनल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास बेटा, फाइनल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 3F रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। तो d पर d पर कितना असर पड़ जाएगा, ठीक है ना, यही कहानी है हमारे पास कि सर d पर असर कितना पड़ना चाहिए यदि 3F रिक्वायरमेंट हो। देखना भाई, यदि मैं यहां लिखता हूं कि F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन d डैश का स्क्वायर, यही तो बात कर रही थी हमने, डन। चलिए यहाँ पर मैं अब यहाँ पर जो F डैश है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3F, ये तो रिक्वायर्ड थी हमें, 3F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, डन बेटा, d डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसको, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर F की वैल्यू रख दूं तो F की वैल्यू कितनी जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, यही हो जाएगी, और K Q1 Q2 से कट जाएगा। पहले देखना बेटा कितनी आ रही है, 3K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। K से K कटने से कट गया ये वाली वैल्यू, और यहां से हमारे पास यदि मैं बात करूं तो कितना हमारे पास आ रही है, मैं इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन d का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत सारे रूट कर दीजिए और तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा d 1 अपॉन d इक्वल टू
√3/d, ठीक है, 1/d डैश इक्वल टू √3/d। डन बेटा। आगे क्या लिखना है, d डैश तो निकालना है, तो d डैश इक्वल टू कितना जाएगा, d/√3 आंसर। सर इतनी दूरी कर दी जाए तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 3F हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं थे, कंपेरेटिव करना था, कुछ नहीं बड़ी बात थी, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चन 3 नंबर पे आ चुका है बोर्ड में, 2 या 3 वैलिडेट क्वेश्चन है। यानी क्या किया हमने, पहले हमने f लिखा, k1q/d² लिख दिया, हमने f डैश 3 डैश लिया, तो 3f इक्वल टू मैंने d डैश लगा दिया उठा के, कंसीडर करने का डिस्टेंस दूरी दी है, f की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, k1q2/d², तो कट रहा तो काट दिया, फिर हमने स्क्वायर किया √3/d का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/d डैश का, 1/d डैश का हुआ ये 1/d डैश का होल स्क्वायर, रूट से रूट काट दिया तो 1/d डैश इक्वल टू √3/d आया, d डैश इक्वल टू निकालना था, ऐसे बोल किया, d/√3 आ गया, आंसर खत्म। इसका बी पार्ट होता है, जिस करके देखिए आता है, ठीक है, तब ना करेंगे। बी पार्ट इसका था कि जब f/3 रिक्वायरमेंट है तब कितना होगा डिस्टेंस, जिसका हो जाए शांति से बस कॉपी उठा के निकालना, मैं आगे देखने जा रहा हूं, फालतू नहीं चलाना कोई भी, जिसका हो जाए दिखा देना कॉपी। इसी अभी सभी एक्सरसाइज सही किया था, उसी तरह जाता हूं, सब लोग दोबारा सही करें। कि फोर्स बिकम F/3, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, घुमा दो कॉपी में देख लो। चलिए सही है सभी का, दोबारा देखो बेटा, इसका नहीं हो दोबारा देखो। पहले क्या था बेटा, हमें पता है f इक्वल टू क्या था, k q1q2/d², तो इनिशियल था नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f डैश, f डैश को डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, f/3 इक्वल टू k q1q2/d डैश का होल स्क्वायर। मैं हर बार यही सेम आंसर लेता हूं। अब k की वैल्यू पुट कर दो उठा के, f की वैल्यू पुट करोगे तो कितना निकल के आएगा, f की वैल्यू करोगे k q1q2/d² इंटू 3, लिख गया, k की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं k q1q2/d डैश का होल स्क्वायर। सिंपल सा है, कोई बड़ी मैथमेटिकल लॉजिक लगा ही नहीं रहे, k से k कटा, q से q कटा, q1 से काट दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो d डैश का स्क्वायर इक्वल टू d² इंटू 3, ठीक है ना। हमने यहाँ पर d डैश का स्क्वायर किया और यहाँ लिख दिया d इंटू √3 का होल स्क्वायर, रूट लगा दे दोनों तरफ, तो d डैश इक्वल टू डायरेक्ट निकल के आ गया √3d आंसर। यानी कि यदि हमें फोर्स F/3 चाहिए तो डिस्टेंस कितनी कर दूं, √3/d। ये 3 नंबर क्वेश्चन कई बार रिपीट है बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए कूलम्स लॉ में डायरेक्ट कभी थ्योरी नहीं आती, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये आपका नोट हो गया, इसको नहीं हो तो नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। मैंने जल्दी से रफ कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका, और वो है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है वो भी देख लेते हैं। मैं डेरिवेटिव कर जाता हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कैसे निकालना है। बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत से लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड में आता है तो बहुत से लोग क्या लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ F इक्वल टू k q1q2/r², और वेक्टर फॉर्म का मतलब उन्होंने ऐसा लगा दिया और लिख दिया r12 कैरे। बेटा ये वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में ये वेक्टर फॉर्म यदि आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो शायद नहीं मिलेगी ये वाली वैल्यू। वेक्टर फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में मिलेगा आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ वर्ड वेक्टर फॉर्म मिलेगा F12 इक्वल टू -F21। दिस इज नोन एज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, ठीक है ना। इसको डेरिवेट कर लेना, क्योंकि बहुत से कंफ्यूजन आपको तभी रहती है जब आप उसको सॉल्व करने बैठ जाते हो। चलिए बेटा हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ प्रूव कैसे करना है, प्रूव मैं बता दिया। वेक्टर फॉर्म क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म है F12 इक्वल टू -F21। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कार्टेशियन प्लेन कंसीडर कर लेना है, जिसमें कि दो चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2। Q1 Q2 की आपको पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी, R1 एंड R2 दिस आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। दोबारा बता देता हूं कि आपको किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, पहले कार्टेशियन प्लेन
कंसीडर करना होगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है, यदि कहीं पर दो चार्ज हैं और चार्ज को मिलाने वाली लाइन को यदि हम ओरिजिन से मिला दें तो जो वेक्टर बनता है उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर R1 R2 हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर बन के तैयार होगा, ठीक है ना। अब बेटा इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, R12 होगी। ये दूरी कितनी होगी, R12 होगी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर 1 है और 2 है। डन। अब बेटा थोड़ा समझना है इस चीज को यहाँ से कि सर एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये आपस में दोनों मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं तो दोनों पॉजिटिव तो क्या कर रहे होंगे सर, रिपेल कर रहे होंगे, आप दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। डन। तो सबसे पहले मैं Q1 मैं निकाल रहा हूँ फोर्स, किससे, फोर्स इससे इस पर लगने वाला फोर्स F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर। और मैं जब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो डायरेक्शन जरूरी है R12 कैप। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है बेटा। इसी तरह यदि इस चार्ज से इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, सेम फोर्स होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो F21 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, जो डिस्टेंस है बट यहाँ पर R21 कैप हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। डन बेटा। ये हमारे पास दूसरा निकल के आ गया, कितनी वैल्यू समझ में आ गई हमारे पास बेटा। अब हम थोड़ा सा 11 में पहुंचते हैं और 11 में हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ R21 इक्वल टू होता है माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ R12, यानी कि सर यूनिट जो वेक्टर होता है वो केवल उनमें डायरेक्शन का अपोजिट यदि चेंज कर दिया जाए तो उनकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ R21 इक्वल टू कितना होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ R12। डन बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन 2 में मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं R21 की, ठीक है ना। पुट इन इक्वेशन सेकंड, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं बेटा। तो बेटा कितना आ रहा है, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर। चाहो तो अपने मॉडुलस में भी लिख सकते हो, एक ही बात है क्योंकि वैल्यू है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको R12 के बट डायरेक्शन यदि नेगेटिव साइन लगा तो डायरेक्शन मैंने आगे लगा दिया। R21 को हमने क्या कर दिया, माइनस R12 कर दिया माइनस साइन लगा के। अब लोग बेटा यहाँ पर देखना F21 इक्वल टू, यदि आप इस वैल्यू को देखोगे जो मैंने सर्किल कर दी है, ये किसके इक्वल दिख रही है, इक्वेशन 1 से इक्वल दिख रही है बिल्कुल, K Q1 Q2 upon R12 into R12। तो साइन क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा और जो जाएगा F12 और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 समझे, आगे लिख दिया बेटा। यही क्या है, आपका वेक्टर फॉर्म है और यही इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आपका डेरिवेट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए दोबारा समझना इस चीज को कि हमने सबसे पहले क्या किया था, दो चार्ज लिए थे, उसको हमने कहां रखा था, स्पेस में रखा था और उसके हिसाब से हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। यदि बेटा किसी भी चार्ज की पोजीशन को ऑरिजिन से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है सर, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। हमने पोजीशन वेक्टर बना लिए, R1 और R2 आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या किया, उन दोनों के बीच की दूरी निकाली और दूरी कितनी है, R12। जो हमारे पास R12 डिस्टेंस है, इस पर कभी भी हम कोई भी डायरेक्शन साइन नहीं लगाएंगे, इसलिए अपने को मैंने कहीं कोई डायरेक्शन साइन नहीं लगाया, केवल डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब हम लगाते हैं कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स, पहले वाले से दूसरे पर लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R12 यानी कि दूरी का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में डायरेक्शन किस तरह शो किया जाता है, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर वर्किंग पर होता है। दूसरा हमने F21 इक्वल टू किया तो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R21। मैं दो इक्वेशन बना ली। 11th क्लास के हमने पढ़ा रखा था R21 इक्वल टू माइनस R12। इस वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। हम क्या देखते हैं, जो मैंने सर्कल करके दिखाया आपको, इक्वेशन 1 से बिल्कुल मैच कर गया, तो इसलिए हम कर सकते हैं F21 इक्वल टू माइनस F12। और बेटा यही हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए वैसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ध्यान रखना
इसको फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये आता है कि प्रूव करिए कि न्यूटन के थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है, तो इस तरह से आपको फॉलो करता है। यदि मैं कुछ और भी बढ़ा दूं आपको, तो ध्यान रखना न्यूटन कूलम्ब्स का लॉ में जो लिमिटेशन है वो क्या क्या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है बेटा कि चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरा लिमिटेशन है कि कहां रखे होना चाहिए, वैक्यूम में रखना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ के दो लिमिटेशन याद रखना। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन है कि पॉइंट चार्ज, द चार्ज ऑफ पॉइंट चार्ज एंड प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। ध्यान बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं दोबारा दूसरे वीडियो में, और वो होगा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।